मंच पर उपस्थित अन्य सभी आदरणीय बंधु भगिनी, मेरे सहयोगी कार्यकर्ता, मार्गदर्शक, सभागार में उपस्थित आमंत्रित सभी भगिनी बंधु, मीडिया के मित्रगण, सबसे पहले राजस्थान की इस वीर प्रशु धरती, महान धरती का पुण्य स्मरण करते हुए मैं अपने उन सभी सहयोगी कार्यकर्ता बंधुओं का, जिन्होंने प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से इस विचार वर्ग के आयोजन में सहयोग प्रदान किया है, उन सबको स्वदेशी जागरण मंच केंद्र की ओर से कोटिशः धन्यवाद अर्पित करता हूं, उनके प्रति हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। जब सुबह में इस कार्यक्रम की रचना कर रहे थे इसके संचालक भगवती जी, तो उस समय सोचा गया था कि मैं 10-12 मिनट से अधिक नहीं बोलूंगा, क्योंकि समय की जो सारी रचना हुई थी उसमें उतना ही समय निकल रहा है। मैंने उनको कहा था आप आश्वस्त रहिए, उतने समय में ही मेरा काम चल जाए। अभी उन्होंने एक पर्चा बढ़ाया है, कहा है आपके लिए 30 मिनट का समय है, लेकिन अब मैं सोचता हूँ ये शायद टैक्सिंग हो जाएगा और समारोह का सत्र छोटा ही होना चाहिए, ऐसा एस्थेटिक सेंस भी कहता है। तो इसलिए अब 10-12 नहीं करूंगा, परंतु 30 भी नहीं करूंगा, और ऐसा बीच का कुछ रास्ता निकाल करके केवल कुछ बिंदुओं की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा। हमारे यहाँ देश में यज्ञों की एक बड़ी महती परंपरा रही। सारे देश में एक ऐसा कालखंड था, यज्ञ के धुएं उठा करते थे, परंतु यज्ञ के सारे क्रियाकलाप की समाप्ति के पश्चात भी यज्ञ के कार्य को पूरा नहीं माना जाता था, जब तक कि एक और विधि उसकी है अवभृत स्नान की। जब तक यज्ञ में अवभृत स्नान नहीं हो जाता था, तब तक यज्ञ के कार्य पूरे नहीं माने जाते। बड़ा छोटा सा वो एक क्रिया विधि रहती थी। तो इस विचार वर्ग के सारे क्रियाकलाप 3 दिनों में पूरे हो गए, और ये समारोह का सत्र उस अवभृत स्नान की तरह ही है। बड़ा छोटा सा है, परंतु आवश्यक है, उसके बिना यज्ञ पूरा नहीं हो। अभी इसके पूर्व के सत्र में स्वदेशी जागरण मंच की विकास यात्रा, इस विषय पर कुछ विषय रखने के पश्चात जब सत्र समाप्त हुआ तो मीडिया के कुछ बंधु बाइट लेने के लिए आए और कुछ बातें पूछते हुए उन्होंने अंत में एक बात पूछ दी। इस बैनर के ऊपर में भी लिखा हुआ है वसुधैव कुटुंबकम। तो उन्होंने पूछा कि आप तो वसुधैव कुटुंबकम वाले हैं। उनके पूछने के बाद मेरा ध्यान गया कि हमारे बैनर पर भी लिखा है, लेकिन आप स्वदेशी की बात करते हैं, यानी मानो दोनों में कुछ विरोधाभास है, कंट्राडिक्शन है, ऐसा उनको लगा। मैंने उनको एक उत्तर दिया, परंतु ये प्रश्न केवल वो नहीं कर रहे थे। कई बार मेरा सामना होता है ऐसे प्रश्नों, और बिहार में जहां मैं रहता हूं तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की कर्म भूमि है। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े बड़े नेता, देश में उनके संसदीय दल के नेता, सरकारों का जब गठन हुआ तो उनके प्रमुख मंत्री, ये सब ऐसे लोग हुए जो बिहार की भूमि से पैदा लिए। उनके संसदीय दल के बड़े नेता इंद्रदीप सिन्हा, जब सरकार का यूनाइटेड फ्रंट का गठन हुआ केंद्र में तो उनके मंत्री चतुरानंद मिश्र, ये सब बिहार से ही गए हुए लोग। और आज में भी भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत बड़े बड़े नेता कार्यकर्ता बिहार में हैं। सबसे मेरा व्यक्तिगत संबंध है। स्वदेशी जागरण मंच के कार्यालय में वे सब लोग आते हैं, बैठ के करते। बगल में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का कार्यालय,
वहां नहीं जाते हैं परहेज बस, परंतु स्वदेशी जागरण मंच के कार्यालय में सब लोग आते हैं। उनके केंद्रीय जो टोली है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के, उसके नेता हैं उपेंद्र नाथ मिश्र। उनका एक दैनिक समाचार पत्र निकलता था जनशक्ति, आजकल बंद है, उसके संपादक हुआ करते थे। बड़े श्रेष्ठ बौद्धिक व्यक्ति, घंटों आकर के स्वदेशी कार्यालय में बैठते हैं, चर्चा करते हैं। और भी ऐसे कई वरिष्ठ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के लोग जिनसे मेरा संबंध है, वो सब आते हैं। तो उन मित्रों ने भी कई बार मुझसे पूछा कि अरुण जी, बगल में संघ का कार्यालय है, लगता है आजकल आप लोगों के भी विचारों में कुछ गड़बड़ी चल रही है। मैंने कहा क्या हुआ? कहा कि अरे आप सब लोग तो वसुधैव कुटुंबकम कहने वाले लोग हैं। अब दत्तोपंत जी की प्रेरणा से और आप सब लोगों ने एक नया काम शुरू कर दिया, स्वदेशी जागरण मंच। आप सब लोग तो स्वदेशो भुवन त्रयम कहने वाले लोग, और ये बिल्कुल से एक संकीर्ण विचारधारा, क्योंकि वो तो दुनिया के मजदूरों एक हो वाले हैं ना, और विश्ववाद के सब पुजारी लोग हैं कम्युनिस्ट लोग। भले जहां जहां कम्युनिस्ट सरकारें बनी वो सब देशभक्ति की पराकाष्ठा पर पहुंचे लोग, परंतु नारा दिया था विश्ववाद का, इंटरनेशनल कम्युनिज्म का, ये सब बातें कही थी। सरकारें बनने के बाद कैसा व्यवहार रहा, ये सब भी हम लोगों ने देखा है। चीन का उदाहरण है, सोवियत रूस का भी उदाहरण है, हंगरी का, चेकोस्लोवाकिया का, पूरा पूर्वी यूरोप का उदाहरण है। जहां जहां कम्युनिस्ट सरकारें गठित हुई वहां वहां राष्ट्रवाद के आधार पर गठित हुई। यहां तक कि अपने यहाँ केरल में, बंगाल में, जहां जहां कम्युनिस्ट पार्टियां प्रभावी रही और उनके बड़े सिद्धांतकार हुए A.K. गोपालन केरल में, उन्होंने तो जो अपनी जीवनी लिखी है कन्फेशन ऑफ ए कम्युनिस्ट, उस किताब में तो केरल में कैसे साम्यवाद खड़ा हुआ इसका पूरा वर्णन दिया है, तो राष्ट्रवाद के आधार पर खड़ा हुआ है। अब अपनी जीवनी का नाम रखा है कन्फेशन ऑफ ए कम्युनिस्ट। जीवन के अंतिम समय में पुस्तक प्रकाशित हुई उनके, तो वो एक आत्म स्वीकृति है उनकी, कन्फेस कर रहे हैं जीवन के सारे पापों का। जैसे चर्च में कन्फेशन होता है ना, वैसे ही एक कम्युनिस्ट भी कन्फेस कर रहा है, इसलिए नाम ही रखा है कन्फेशन ऑफ ए कम्युनिस्ट। तो ऐसे सब लोग कहते रहे कि भाई लगता है जैसे आजकल संघ के विचारों में भी कुछ गड़बड़ी चल रही है। वसुधैव कुटुंबकम वाले लोग, स्वदेशो भुवन त्रयम वाले लोग, ये सब लोग स्वदेशी की बात कर रहे हैं। तो हमने कहा उन मित्रों को कि बात ठीक है, हमारे पुरखों ने कभी गाया था, अयम नीजः परो वेति गणना लघुचेतसाम उदार चरितानाम तु वसुधैव कुटुंबकम। अयम नीजः परो वेति, यह मेरा है वह तुम्हारा है। इसका आकलन, इसका कैलकुलेशन कौन लोग करते हैं? तो गणना लघुचेतसाम, जो छोटे लोग हैं, संकीर्ण मना लोग हैं, ये लोग इसकी गणना करते हैं कि यह मेरा है वह तुम्हारा है। जो इनलाइटेंड लोग हैं, उदार चरित्र वाले लोग हैं, बड़े हृदय वाले लोग हैं, विशाल मना लोग हैं, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम, पूरी वसुधा कुटुंब है, परिवार है। ऐसा हमारे पुरखों ने कभी गाया था, बात सत्य है। परंतु जब हमारे पुरखों ने गाया था तो उस समय आज के ग्लोबलाइजेशन वाले लोगों से परिचय नहीं हुआ था। हमारे पुरखों ने पूरी वसुंधरा को एक परिवार माना था। आज का ग्लोबलाइजेशन वाला लोग पूरी वसुंधरा को बाजार मान रहा है। तो ये परिवार और बाजार का द्वंद्व है। हमारे पूर्वज पूरी वसुंधरा को परिवार मानते थे, आज का भूमंडलीकरणवादी लोग पूरी वसुंधरा को बाजार बनाने में, उसमें तब्दील करने में लगा हुआ है। और इसीलिए कभी कभी मैं कहता हूं कि हिंदी में ग्लोबलाइजेशन का सही जो अनुवाद चल रहा है वो गलत है, भूमंडलीकरण नहीं होना चाहिए। ग्लोबलाइजेशन का सही अनुवाद भूमंडीकरण होना चाहिए। ये पूरी वसुंधरा को, पूरे भूमंडल को एक मंडी में तब्दील करना चाह रहे हैं, इसलिए ग्लोबलाइजेशन का सही अनुवाद है भूमंडीकरण, भूमंडलीकरण में।
अब स्वदेशी पर बड़ा आरोप लगाते हैं, कहते हैं आप दुनिया कहां से कहां जा रही है, आप दुनिया को पीछे ले जाना चाह रहे हैं। जब 20 वर्ष पहले हमने स्वदेशी जागरण मंच का आरंभ किया तो कई लोग कहने वाले मिले, इस देश के उद्योगपति मिले, राहुल बजाज जी, कहा ये स्वदेशी वाले लोग ये 15वीं शताब्दी 16वीं शताब्दी में देश को ले जाना चाहते हैं। कुछ लोगों ने कहा ये बुलॉक कार्ट एज में ले जाना चाहते हैं, बैलगाड़ी युग में ले जाना चाहते हैं। बहुत बड़े अर्थशास्त्री हैं, कोलंबिया विश्वविद्यालय में अर्थशास्त्र पढ़ाते हैं, डॉक्टर जगदीश भगवती नाम। डंकल प्रस्तावों के समय भारत सरकार ने उनका आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया कि डंकल प्रस्तावों से भारतवर्ष कैसे निपटे, इसकी सलाह देंगे डॉक्टर जगदीश भगवती। उन्होंने एक वक्तव्य दे दिया, कहा कि स्वदेशी जागरण मंच वाले लोगों को अगर अर्थशास्त्री कहना हो तो दुनिया वाले लोग मुझे भरतनाट्यम का डांसर कहो। यानी स्वदेशी वालों को अर्थशास्त्र समझ में नहीं आता है, और अगर उनको अर्थशास्त्र में समझ आता है तो दुनिया का महान अर्थशास्त्री इसको भरतनाट्यम का नर्तक कहो, ऐसा वक्तव्य दिया। यानी स्वदेशी जागरण मंच देश को पीछे ले जाने वाले लोग हैं, अर्थशास्त्र नहीं समझते, दुनिया का बढ़ता हुआ विज्ञान नहीं समझते। ये दुनिया विज्ञान और टेक्नोलॉजी की है, दुनिया कहां से कहां जा रही है, और ये पुरानी बातें कर रहे हैं। ऐसी सब बातें पहले भी होती रही है, आज भी हो, और मैं बार बार कहता रहा हूं सब जगह कि दुनिया का आज सबसे बड़ा अंधविश्वास कोई है तो आज का आधुनिक विज्ञान है। मॉडर्न साइंस इज द बिगेस्ट सुपरस्टिशन ऑफ टुडे। इसके नाम पर आप दुनिया में सब बातें स्वीकार करा लीजिए, और रोज बातें बदलती है विज्ञान में। हमने अनेक लोगों को कहा कि क्या कभी भारतवर्ष के अतीत के विज्ञान का आपने कुछ अध्ययन किया क्या, कुछ विचार किया क्या? और हम अगर 15वीं 16वीं शताब्दी या उससे भी पहले कि भारत का निर्माण करना चाहते हैं स्वदेशी जागरण मंच वाले लोग, तो पहले का भारत कैसा भारत था, इसके बारे में कुछ विचार किया है क्या? तो एक जगह मैंने एक उदाहरण दिया कि एक अंग्रेज लेखक हुआ है, उसका नाम है स्टॉल। उसने 3 खंडों में बृहद ग्रंथ की रचना की, बड़ा भालोबीनस है 3 खंड। उस ग्रंथ का नाम है अग्नि। 3 खंडों में अग्नि नाम से स्टॉल ने जो कथा लिखी है, आप सब लोगों को पढ़ना चाहिए। ये भारतवर्ष के 2500 वर्षों का इतिहास है। भगवती जी कह रहे थे थोड़ी देर पहले कि महाभारत युद्ध के बाद का जो 2500-3000 वर्षों का है उसके बारे में पता नहीं क्या है, कितना गौरवशाली था कितना नहीं था पता नहीं। स्टॉल भी कह रहा है कि छोड़ दीजिए पहले की बात, लेकिन दुनिया में लगभग 2000-2500 वर्षों से जो रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, जो ज्ञात इतिहास है, वो भारतवर्ष का इतिहास है, और ये रिकॉर्डेड है, इसको कोई चुनौती नहीं दे सकता। दुनिया का ये ज्ञात इतिहास। और कहता है स्टॉल उस ग्रंथ में कि भारतवर्ष की एक परंपरा का, संस्कृति का, समृद्धि का एक अखंड अविच्छिन्न अनइंटरप्टेड हिस्ट्री है, रिकॉर्डेड हिस्ट्री है 2500 वर्षों का। ये दुनिया में किसी देश के पास नहीं। यह है भारतवर्ष। और मित्रों, ये केवल प्राचीन भारत नहीं, बहुत सुदूर अतीत का भारत नहीं। जब फरवरी 1835 ईस्वी में, और जिसको लॉर्ड मैकाले के नाम से हम सब लोग जानते हैं, जब वो ब्रिटिश संसद में भाषण करता है तो मैकाले कहता है, ब्रिटिश संसद में 2 फरवरी 1835 का भाषण है, कहता है मैं भारतवर्ष गया और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम तक घूमा पूरे भारतवर्ष को। बड़ा विचित्र देश है भारतवर्ष। पूरे देश में मुझे एक भिखारी कहीं नहीं मिला। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा है मैकाले,
लेकिन उसमें वो मैकाले स्वीकार कर रहा, ब्रिटिश संसद का भाषण है 2 फरवरी 1835 का, कहता है मैं पूरे भारतवर्ष में उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक घुमा, भारतवर्ष में एक भिखारी मैंने नहीं देखा। और फिर उसको कहता है, ब्रिटिश सांसदों को चुनौती देता है कि अरे जिस देश में मैंने अपनी आंखों से ऐसा दृश्य देखा है उस पर तुम राज्य चलाना चाहते हो, राज्य संस्थापन करना चाहते हो, और अगर चाहते हो लंबे समय तक राज्य चलाना तो इतना सरल मत विषय नहीं है ये। भारतवर्ष की जिस संस्कृति ने, जिस व्यवस्था ने इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न की है कि एक भिखारी नहीं मिलता, उसकी सारी संस्कृति को तहस नहस कर दो, सारी व्यवस्थाओं को चौपट कर दो, और जब तक ये नहीं करोगे तो भारतवर्ष तक लंबे समय तक राज नहीं कर सकते। और एक मैक्स मूलर नामक जर्मन को पैदा किया, संस्कृत पढ़ाया, वेदों का अध्ययन करवाया, और उस मैक्स मूलर ने कहा, संस्कृत का विद्वान हो गया संस्कृत पढ़ करके, कहा कि भारतवर्ष के वेद ये गरड़ियों के गीत है, शेफर्ड्स सॉन्ग का। और जब वो संस्कृत का विद्वान हो गया, हमारे सारे साहित्य का, इतिहास का, पुराणों का, उपनिषदों का, वेदों का अध्ययन किया, बड़ी बातें, जैसा मैकाले ने कहा था, इस देश पर अगर राज करना है तो संस्कृति को तहस नहस कर दो, शिक्षा की सारी व्यवस्था चौपट कर दो, सारी व्यवस्थाएं समाप्त कर दो और नई व्यवस्था लागू करो, तभी राज करोगे। तो ये सारी बातें करने के बाद मैक्स मूलर का एक पत्र है जो ब्रिटिश रानी को लिखा है उसने, और ब्रिटिश के महारानी को लिखते हुए मैक्स मूलर अपने पत्र में लिखता है, जब पूरे संस्कृत का अध्ययन कर लिया, सब शास्त्रों को इधर से उधर व्याख्या कर दी उसने, शेफर्ड सॉन्ग कहा, बाकी बातें कहा, तो उस पत्र में एक बात लिखता है ब्रिटिश महारानी को, वो प्रकाशित है पत्र मैक्स मूलर का, वो कहा है मैक्स मूलर ने महारानी को लिखते हुए पत्र में कि वी हैव टोटली अपरूटेड द इंडियन कल्चर, जैसा मैकाले ने भाषण किया, वी हैव टोटली अपरूटेड द इंडियन कल्चर, मैंने तहस नहस कर दिया है, बर्बाद कर दिया है भारतीय संस्कृति को। कैसे किया है? बाय मेकिंग इंटरपोलेशंस इन सैक्रेड लिटरेचर, जो इसके पवित्र ग्रंथ हैं उसमें अनाप शनाप मैंने चीजें भर दी है। संस्कृत का विद्वान हो गया था ना, श्लोकों की रचना की कई प्रकार की, मूल श्लोक को हटाया और कहा कि बाय मेकिंग इंटरपोलेशन इन इट्स सैक्रेड लिटरेचर, इसके ग्रंथों में मैंने इतने इंटरपोलेट कर दिए हैं श्लोक बना करके, इधर से उधर करके, कि वी हैव टोटली अपरूटेड द इंडियन कल्चर। और बाद में कहता है एक पंक्ति में, उसको लग रहा था ये अंग्रेजों ने मुझे जर्मन होते हुए मुझे संस्कृत पढ़ाया है, पढ़ाया इसीलिए है कि भारत की व्यवस्था को, शिक्षा को, दीक्षा को, सबको चौपट करो, और क्रिश्चियनिटी, यहाँ ईसाइयत का पूरा, अंग्रेजी शिक्षा का पूरा वर्चस्व स्थापित हो गया। लेकिन इसके बावजूद भी, ये सब करने के बाद भी ईसाइयत का प्रभाव नहीं जम रहा था, तो इसके मन में एक हीन भावना भी थी कि कहीं ऐसा न कि मेरा मालिक कहे कि कैसा नौकर मैंने पाल लिया। तो कहता है उसमें फिर कि इवन देन इफ क्रिश्चियनिटी डज नॉट सक्सीड इन इंडिया, दोस्त मैक्स मूलर को मत देना, द रिस्पॉन्सिबिलिटी गोज टू द ब्रिटिश। सफाई पे दे डाल, कहता है कि सब करने के बावजूद भी, even then if Christianity does not prevail in India, the responsibility goes to the British। ये मैक्स मूलर को मत दोष देना, हमको जिस काम के लिए तैयार किया था तुमने, वो काम मैंने कर दिया। ये इस प्रकार का एक महान भारत था जिसके साथ छेड़छाड़, कोई भिखारी नहीं। कहते हैं विज्ञान और टेक्नोलॉजी नहीं थी भारतवर्ष में। हमने एक जगह अभी विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ बातें करते हुए कहा कि क्या किसी ने अध्ययन किया हमारे भारतवर्ष के विज्ञान और टेक्नोलॉजी के बारे में? और इन अंग्रेजों ने हमको पढ़ाया बाय मेकिंग इंटरपोलेशंस कि आधुनिक विज्ञान का जन्म यूनान में हुआ। अरे जिस ये अंकों की जो सारी विद्या है, जिस अंकों को आज वो अरेबिक न्यूमरल्स कह रहा है, वो भारतवर्ष की धरती पर पैदा हुए, हमारी चीज है। शून्य दुनिया को हमने दिया, दशमलव पद्धति हमने दी दुनिया को, और आज जिन अंकों को वो अरेबिक न्यूमरल्स कह रहा है, वही अरब इन अंकों को हिंदसा कहता है, यानी हिंदुस्तान से आया हुआ। यानी वो जिसको कह रहा है
अरेबिक न्यूमरल्स, वही अरेबिक, उसको हिंदसा कहता है। और तब भी हमारे लोगों की आंखें नहीं खुलती, तब भी कहते हैं कि नहीं, विज्ञान का जन्म वहां हुआ। अरे ये रोम वाले लोग, यूनान वाले लोग ये गिनती नहीं जानते। जैसे हमारे यहाँ गांव में जो बिना पढ़ा लिखा लोग हैं ना, जब आम की या और किसी चीज की गिनती करता है तो एक आम इधर, एक लकड़ी इधर, दो आम इधर, एक लकड़ी और, ऐसी खड़ी। वैसे ही ये मूर्ख जंगली असभ्य लोग ये गिनती नहीं जानते थे, खड़ी पाई बांटते थे। तो आप भी आज भी आप रोमन लिपि देखेंगे तो खड़ी खड़ी पाई है, एक के लिए एक, दो के लिए दो पाई, तीन के लिए तीन पाई, चार के लिए ऐसा ही। फिर इनको लगा कि अब कितना पाई, कितना लकीर खींचते चले, तो 5 के लिए भी कर दिया, तो 10 के लिए x कर दिया, तो 50 के लिए कुछ l कर दिया, तो 100 के लिए कुछ c लिख दिया, तो 1000 के लिए कुछ m लिख दिया, और 1000 के बाद तो कुछ है ही। माने बड़ी कोशिश की तो कितनी लकीरें खींचते। तो ये सारी परिस्थिति है हमारे यहां। जिनको रुचि हो वो अध्ययन करें। पृथ्वी और आकाश के महामिलन से अंकों का सृजन हुआ है। पृथ्वी को क्षैतिज रेखा माना, आकाश को ऊर्ध्व रेखा माना, और इस क्षितिज और ऊर्ध्व के महामिलन से भारतीय अंकों का सृजन हुआ है। और हमारे यहां से कुछ विद्वान जब अरब गए तो अरब लोगों ने इसको पढ़ा, अरब से यूनान गया, और वो आज पूरी दुनिया आज इसको अरेबिक न्यूमरल्स कहते हैं, परंतु वही अरब आज ऋणी है भारतवर्ष को, इसको हिंदसा कहते हैं। अरे ये सारे आज सिद्धांत जो विज्ञान में चल रहे हैं, चाहे गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत हो, ये सारा न्यूटन ने दिया क्या? अरे हमारे यहाँ वराह मिहिर, आर्यभट्ट, भास्कराचार्य, ये सारे लोग तो ये सारी की गणना कर चुके। भास्कराचार्य ने लीलावती नाम का ग्रंथ लिखा, उनकी बेटी थी लीलावती, तो लीलावती को रोज पढ़ाते थे वो, और लीलावती प्रश्न करती जाती थी। वो पूरा ग्रंथ प्रश्न शैली में है, लीलावती ग्रंथ। गणित और भौतिक शास्त्र के सारे सिद्धांत है भास्कराचार्य के लीलावती। लीलावती पूछती है अपने पिताजी से कि पिताजी, बड़े छोटे छोटे प्रश्न है, आपको सुनकर हंसी आएगी। कहती है लीलावती, पिताजी मैं एक पैर उठा करके जब आगे बढ़ाती हूं तो नहीं गिरती हूं, लेकिन सोचती हूं कि दोनों पैर उठा करके आगे रख दूं तो तुरंत गिर जाती हूं। ऐसा कैसे होता है? लेकिन मैं देखती हूं कि आकाश में सारे ग्रह, तारे, ये सब तो एकदम से टंगे हुए हैं। तो भास्कराचार्य उत्तर देते, बेटी ये पृथ्वी का जो बल है आकर्षण का, इसके कारण जब हम आगे बढ़ने के लिए एक पैर बढ़ाते हैं तब दूसरा पैर रखते हैं। जैसे ही दोनों पैर उठा देते हैं तो पृथ्वी के आकर्षण शक्ति के कारण हम गिर जाते हैं। लेकिन किसी वस्तु के चारों ओर से जब समान बल लगता है तो वो सब टंगे हुए दिखलाई देते हैं। इसीलिए इस ब्रह्मांड मंडल में ये सब तुमको टंगे हुए दिखलाई देते हैं। ये सारा गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत है, ये भास्कराचार्य के लीलावती में। आज का आधुनिक विज्ञान प्रकाश के गति की गणना करता है। अरे हमारे यहाँ सायणाचार्य ने गणना, शास्त्र शुद्ध गणना की। आज जो प्रकाश की गति आज का विज्ञान मान रहा है उसके बराबर गणना करके सिखला दी। महाभारत के शांति पर्व में एक श्लोक है, ऋषि सुबह उठ करके स्नान करके, हमारे यहाँ सूर्य आराधना की परंपरा, सूर्य को जल देते हैं। तो हमारा ऋषि जब सूर्य को अर्घ दे रहा है, जल दे रहा है, तो प्रार्थना कर रहा है सूर्य से कि हे सूर्य, तुम्हारी ऐसी रश्मियों को मैं प्रणाम कर रहा हूं जिसके अर्ध निमिष में तुम्हारी इतनी गति है। ऐसा बता रहा है हमारा ऋषि। योजना नाम सहस्रे द्वे, द्विशत योजनम द्वे। ये प्रार्थना है महाभारत के शांति पर्व में कि अर्ध निमिष में प्रकाश की गति कितनी है। तो पहले हमारे यहाँ गति की माप योजन में करते थे। एक योजन में 4 कोस होता था, एक कोस में 2 मील होता था। आज लगभग 1,86,000 मील प्रति सेकंड ये प्रकाश की गति आज का विज्ञान मानता है। हमारे यहाँ इसकी गणना कर दी महाभारत के शांति पर्व। कहा कि अर्ध निमिष में सहस्रे द्वे द्विशतम योजन द्वयम, यानी 2202 योजन अर्ध निमिष में जिसकी गति है, हे सूर्य तुम्हारी ऐसी रश्मियों को मैं प्रणाम कर रहा हूं।
अब आप 2200 योजन की गणना कर लीजिए, लगभग 2 लाख प्रति सेकंड की गति आती है, 186 आजकल के मान रहे हैं लोग। अब ये महाभारत के शांति पर्व में प्रकाश की गणना है। भास्कराचार्य ने एक से एक कठिन प्रश्न जो आज माने जाते हैं भौतिकी में और गणित में, सरफेस ऑफ द स्फीयर की माप, सरफेस ऑफ द स्फीयर के बारे में आज कहते हैं गणितज्ञ लोग, फिजिसिस्ट लोग, कि जब तक डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का ज्ञान नहीं हो तब तक एक गोल स्फीयर के सरफेस पर माप ही नहीं निकल सकता। और भास्कराचार्य ने बताया है लीलावती में, सरफेस ऑफ द स्फीयर का माप लिखा है, वही जो आज होता है। तो या तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस का ज्ञान रहा होगा, या कोई अन्य पद्धति से उन्होंने इसकी गणना की होगी, दो ही बातें हो सकती। हमारे संचालक भगवती जी यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने पूछा सुबह कि आप किस चीज के प्राध्यापक हैं, बताया वनस्पति शास्त्र। अभी कुछ क्या काफी लंबा समय हो गया, कबाड़ी की एक दुकान से, लोगों को पता नहीं था, कबाड़ी की एक दुकान में एक पोथी मिल गई, वैज्ञानिकों के हाथ लगी, लोगों ने इसका अध्ययन किया, कौन सी पोथी है ये, तो वृक्षायुर्वेद मिला। कोई पराशर नाम के व्यक्ति हुए, उन्होंने वृक्षायुर्वेद की रचना, और आज के वैज्ञानिकों ने गणना की है, माना है उस पोथी का सारा अध्ययन करने के बाद कि ईसवी सदी प्रथम की वो रचना है। अब पता नहीं वो कौन पराशर थे, एक तो वशिष्ठ के पौत्र हुए हैं पराशर, वही पराशर है या कोई और पराशर है, जो भी रहा हो, परंतु सारे लोगों ने माना है कि वो पोथी ईसवी सदी प्रथम की रचना है, वृक्षायुर्वेद। अब उस वृक्षायुर्वेद में आज की जो टैक्सोनॉमी पढ़ाई जाती है, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, इसका सारा वर्णन, और आज की टैक्सोनॉमी से मिलता जुलता है। टैक्सोनॉमी की बात छोड़ दीजिए, उसमें कोशिकाओं का वर्णन है, चलो कोशिकाओं का वर्णन भी कोई कर सकता है। अब कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इसका वर्णन नंगी आंखों से कैसे हो सकता है? कहते हैं बिना माइक्रोस्कोप के एक कोशिका के अंदर साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है, इसका वर्णन हो ही नहीं सकता, आज का वैज्ञानिक कहता है। और माइक्रोस्कोप का आविष्कार कब किया रॉबर्ट हुक ने? अरे अभी कितना समय हुआ, 1600 के करीब में, 1658 माइक्रोस्कोप का हुआ रॉबर्ट हुक। और ये वृक्षायुर्वेद में पराशर ईस्वी सदी प्रथम की जो रचना कह रहे हैं, उसमें सारा वर्णन, उसमें एसेंट ऑफ सैप का वर्णन है। एसेंट ऑफ सैप, वृक्ष कैसे जड़ों से रस सोखते हैं, आज जाइलम फ्लोएम पढ़ाया जाता है, ये सिराओं का सारा वर्णन है वृक्षायुर्वेद में। फोटोसिंथेसिस का वर्णन है वृक्षायुर्वेद में। हमारे यहाँ वेदों में वृक्षों को पादप कहा था, यानी जो जड़ों से पानी पीकर के ऊपर तक पहुंचाते हैं। ये शब्द भी हमारे ऋषियों ने जो खोजा, ये कैसे पादप शब्द खोजा होगा, पता होगा उनको ना। अरे पूरी दुनिया को तो पता भी नहीं था कि वृक्षों में जीवन है, वनस्पतियों में जीवन है। ये तो 10 मई 1901 ईस्वी को हमारे देश का एक महान वैज्ञानिक डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु हुआ, जिसने रॉयल सोसाइटी में 10 मई 1901 को सिद्ध किया कि वृक्षों में जीवन है। यहां तक कि उन्होंने उस 10 मई को सिद्ध किया कि धातुओं में जीवन है, और जिसको फैटिग ऑफ द मेटल कहते हैं, यह सारा जगदीश चंद्र बसु ने सिद्ध किया। ध्वनि नष्ट नहीं होते, ये कहते हैं कि मार्कोनी ने बेतार का तार, अब तो स्वीकार करने लगे कि डॉक्टर जगदीश चंद्र बसु ने इसका आविष्कार किया। लेकिन ध्वनि नष्ट नहीं होते, ये क्या आधुनिक विज्ञान की खोज है? अरे हमारे यहां वेदों में पाणिनि जैसे वैयाकरणों ने शब्दों का संयोजन जिसके द्वारा हो रहा है, जिसको हम वाणी से बोल रहे हैं, उसको अक्षर कहा है। ये अक्षर का क्या अर्थ होता है? जिसका नाश नहीं हो सकता, जिसका क्षरण नहीं हो सकता। अब ये अक्षर शब्द क्यों कहा था उसको, अक्षर क्यों कहा? आज का विज्ञान कह रहा है ध्वनि नष्ट नहीं है, हमारे लोगों को पता था कि अक्षर है। अब ऐसी सारी बातें हमारे यहां कही, कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस। जब ये बातें सब हम कहते हैं, कई लोगों को मैंने बताया तो कह भाई आप अरुण जी ठीक कहते, लेकिन आपका एक्सपेरिमेंटल साइंस क्या था? एक्सपेरिमेंटल साइंस तो आप क्या कुछ था? हमने कहा कि आप क्या क्या था एक्सपेरिमेंटल साइंस? अरे जिस समय आपने रॉयल सोसाइटी बनाई, मैंने हॉब्स का एक उदाहरण पढ़ा है, बहुत बड़ा दार्शनिक हुआ है हॉब्स, ब्रिटेन का।
तो जब रॉयल सोसाइटी बनी तो उसके फाउंडेशन मीटिंग का हॉब्स ने एक वर्णन किया, कहा कि पहली मीटिंग में वारेन और क्रिस्टोफर रेन ऐसे सारे लोग उसकी मीटिंग में थे, बड़े बड़े वैज्ञानिक, और उनके बीच में बड़ा द्वंद्व चला कि जिंदा मछली अधिक वजनी है कि मरी हुई मछली। अरे तराजू पर तौल करके भी देख लेते हो, एक्सपेरिमेंट करके तो पता चल जाता। लेकिन बड़ी लंबी घंटों बहस चली है, हॉब्स ने कहा है उसमें, और बड़ा मजाक उड़ाया है हॉब्स ने, कहा कि ये एक्सपेरिमेंटेरियंस हैं। तो कहा कि भारतवर्ष में रहा होगा ये सब बातें, परंतु आपका एक्सपेरिमेंटल साइंस नहीं रहा। हमने कहा कि आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे भारतवर्ष के बहुत बड़े रसायन शास्त्रज्ञ हो गए, आजादी के आंदोलन के बड़े योद्धा भी थे। बंगाल केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल की स्थापना की, सरोजदा हमारे बीच बैठे हुए हैं। अब आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने, जैसे बोकरे जी ने हिंदू इकोनॉमिक्स लिखा, वैसे आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री लिखी है किताब। उनको कोई कम्युनल नहीं कहा, बोकरे जी को कहने लगा कि हिंदू इकोनॉमिक्स लिखते हैं, कम्युनल है। लेकिन आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे को जब हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री लिखा, नाम ही है पुस्तक का, हिस्ट्री ऑफ द हिंदू केमिस्ट्री, तो किसी ने नहीं कहा उनको तो। अब उसमें उन्होंने, केवल मैं 2 उदाहरण दे रहा हूं हिंदू केमिस्ट्री में, आचार्य प्रफुल्ल चंद्र रे ने कहा कि हमारे यहां एक्सपेरिमेंटल साइंस कैसा था, तो 2 पुस्तकों का उदाहरण दिया है। कहा कि एक रसेंद्र चिंतामणि करके एक पुस्तक है जिसके लेखक है रामचंद्र, एक दूसरी पुस्तक का उदाहरण दिया है रस सुधा प्रभाकर जिसके रचयिता है यशोधर। अब वो आचार्य प्रफुल्ल चंद्र हिंदू केमिस्ट्री में लिखते हैं कि रामचंद्र रसेंद्र चिंतामणि की भूमिका लिखते हुए लिखते हैं कि मैंने अपने शिक्षकों से, विद्वान जनों से जो कुछ भी सुना है और पढ़ा है उसका वर्णन इसमें नहीं कर रहा हूं, मैं केवल उन बातों का वर्णन कर रहा हूं जो मैंने उन लोगों से पढ़ा और अपनी हाथों से प्रयोग करके देख लिया ये सही है। केवल उन्हीं बातों को अपने इस रसेंद्र चिंतामणि में मैं लिख रहा हूं, बाकी सब बातों को मैंने छोड़ दी है। ये थी हमारे यहाँ 11वीं 12वीं शताब्दी में एक्सपेरिमेंटल साइंस की, और कहते हैं एक्सपेरिमेंटल साइंस। अरे तुम्हारे यहाँ विज्ञान का जन्म कब हुआ है? ये जंगल में रहने वाले जंगली असभ्य लोग, पश्चिम वाले लोग, 350 साल 400 साल का इनका विज्ञान का इतिहास है, सभ्यता का इतिहास है। और भारतवर्ष जैसे, जिसका अंग्रेज लेखक स्टॉल कह रहा है कि 2500 साल का सभ्यता के उत्कर्ष का अनइंटरप्टेड रिकॉर्डेड हिस्ट्री है, और तुम 2500-3000 साल में पैदा लिए हुए लोग भारतवर्ष के विज्ञान को चुनौती देते हो। अरे हमारे यहाँ स्टील बनाने के छोटी छोटी भट्टियां हुआ करती, और उन भट्टियों में आपको पता है उस जमाने में, आज भी झारखंड के गुमला जिले में, मध्य प्रदेश के सरगुजा जिले में, छत्तीसगढ़ में, ये सब जगह उन भट्टियों का कहीं ना कहीं थोड़ा प्रयोग हो रहा। स्टील के निर्माण में इस देश में उस समय 80,000 लोग रोजगार में लगे हुए थे, केवल स्टील इंडस्ट्री, 80,000 लोग। ये धर्मपाल जी ने लिखा और ब्रिटिश रिकॉर्ड्स के आधार पर लिखा। और आपको पता है छोटा सा चूल्हा होता है, बांस, खोखले बांस से हवा दी जाती थी, और उसमें कितना टेम्परेचर पैदा होता था? दांतों तले उंगली दबाएंगे आप, 1465 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर उस छोटे से चूल्हे में पैदा होता। 1465 डिग्री सेंटीग्रेड, जिसके लिए आज स्टील के बड़े बड़े ब्लास्ट फर्नेस लगते हैं। और वैसी भट्टी होती थी जिसको 2 वर्ष में अंग्रेजों का राज का स्थापन हुआ उसी टेक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ। कॉटन को तो वो जानते नहीं थे कि कॉटन होता क्या है। जब पहली बार अंग्रेज परिचित हुआ इस कॉटन से, तो आपको पता है उन्होंने क्या लिखा है अपनी पुस्तकों में? कहा कि हम तो पहले ही कहते थे कि भारतवर्ष के लोग बड़े क्लेवर लोग होते, बड़े चतुर लोग होते, वो तो भेड़ के पीठ से ऊन निकालते थे ना। तो जब भारतवर्ष में आए, जब कॉटन देखा, तो कहा कि भारतवर्ष का लोग इतना होशियार है कि ये पेड़ पर ऊन उगाता है। कॉटन और ऊन का डिफरेंस नहीं पता था कि कॉटन किसको कहते हैं, ऊन किसको कहते हैं। तो कहा कि हमको पहले ही बताया गया था कि भारत से सावधान रहना, ये हिंदुस्तानी बड़ा चतुर होता है। अब बताओ, पेड़ पर ऊन उगाता है। ये हालत थी उनके विज्ञान की।
जब गन्ना देखा हमारे खेतों में तो उनको पता नहीं था कि ऐसा भी कुछ होता है क्या, तो बड़े आश्चर्यचकित हो गए। कहा कि कैसे इंजेक्शन से इसमें वो मीठा रस डालता है। उनके पास कोई शब्द नहीं था इसके लिए, तो इसका नाम रख दिया मीठे की छड़ी, शुगर केन। कोई शब्द ही नहीं उनके यहाँ, कभी देखा नहीं था अपनी आंखों से ये जंगली लोग, और हमको सभ्य बनाने आए थे, तो नाम रख दिया शुगर केन। आचार्य विनोबा भावे ने एक जगह लिखा है कि हमारे वेदों में एक ऋषि हुए हैं घृतसमद नाम के। उन्होंने बड़ा शोध किया, विनोबा जी बड़े विद्वान थे। उन्होंने कहा कि जो विदर्भ का यवतमाल जिला है उसमें कलम्ब नाम का एक गांव है, वहां घृतसमद नाम के ऋषि हुए थे, और उन्होंने ही कॉटन का पहली बार आविष्कार किया है या देखा है, अनुसंधान किया है, ऐसा वैदिक ऋषि। और कहते हैं आचार्य जी कि उस घृतसमद के नाम पर ही अंग्रेजी का ये गॉसिपियम वर्ड बना है, जो कॉटन के लिए लैटिन नाम है, गॉसिपियम है ना, तो ये गॉसिपियम घृतसमद से बना है। हमारे यहाँ वेदों में नक्षत्रों के लिए स्त्री शब्द आया है, शायद विनोबा जी कहते हैं कि स्टार शब्द उसी स्त्री से बना है, ये वेदों में स्त्री शब्द। शुक्र के लिए वेनस, वीनस कहते हैं ना अंग्रेजी में, तो विनोबा जी कहते हैं, बड़ा लंबा शोध किया है विनोबा जी ने, तो कहते हैं कि वेन नाम के ऋषि ये शुक्र के बहुत बड़े अध्येता थे, और उस वेन के नाम पर वीनस शब्द शुक्र को कहते हैं आज ये ग्रीस और रोम और पश्चिम वाले सारे, ये सारा हमारी देन है। और मैं जब टेक्सटाइल की बात कर रहा था, तो आज की मॉडर्न अल्ट्रा, जो एकदम अल्ट्रा लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो भी जो कपड़ा आज बुन रही है, वो 200-250 काउंट से अधिक महीन टेक्सचर का कपड़ा नहीं बुन रही है। लेकिन आपको पता है, जिस ढाका के बुनकरों का आप पढ़ते होंगे तो उनके अंगूठे काटे गए, आज से 150 साल 200 साल पहले की बात है, सुदूर अतीत का भारत नहीं। ये ढाका के बुनकर जब मलमल बुन रहे थे, जिसको कहते हैं कि एक अंगूठी से थान का थान पार करता था, आपको पता है कितने काउंट का कपड़ा बुन रहे थे? 2425 काउंट का कपड़ा बुना जा रहा था अपनी हाथों से। और आज की अल्ट्रा जो एकदम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, वो 250 काउंट से अधिक का कपड़ा नहीं बुनती। एक ग्रेन कॉटन से 29 गज यार्ड बनता था हमारे यहाँ, और एक पाउंड में 7000 ग्रेन्स होते हैं, यानी एक पाउंड में 2 लाख यार्ड जो ये धागा है, ये हमारे बुनकर अपनी हाथों से बना रहे हैं। और उस कपड़े की इतनी मांग थी दुनिया में कि जब 7 तह मलमल की साड़ी पहन करके जब अरब के एक बादशाह के सामने राज दरबार में उसकी बेटी गई थी, तो अरब बादशाह ने अपनी आंखें नीची कर ली थी, कहा था कि अरे बदजात बेटी, तुम नंगी आ गई हो राज दरबार में। तब बेटी ने कहा था, अब्बा जान मैं नंगी नहीं हूं, भारतीय मलमल के साड़ी को 7 तह करके 7 लेयर्स में मैंने पहना है, और जब 7 तह में पहनी तब भी उसके बाद को आंखें नीची करनी पड़ी। ये थी भारत का मलमल, ये है सोफिस्टिकेशन। यानी भारत के इस सोफिस्टिकेशन की तुलना में आज का विज्ञान टेक्नोलॉजी कहीं पहुंचा है। मित्रों, इस प्रकार का, मैं बहुत लंबा नहीं जाना चाहता, इस प्रकार का एक गौरवपूर्ण हमारा इतिहास, और इस गौरव के अधिष्ठान पर स्वदेशी जागरण मंच भारतवर्ष को फिर से खड़ा करना चाहता है। केवल इसलिए नहीं कि भारतवर्ष खड़ा हो, हम भारतवर्ष के द्वारा पूरी दुनिया को एक नया रास्ता दिखलाना चाहते हैं। पूरी दुनिया आज बेचैन है भोगवाद के कारण। अरे जीवन में कितना भोग चाहिए? हमारे ऋषियों ने तो कहा था, ईशावास्यम इदम सर्वम यतकिंच जगत्याम जगत, यतकिंच जगत्याम जगत। इस दुनिया में जो कुछ भी है, ईशावास्यम इदम सर्वम, सब में ईश्वर की व्याप्ति है। तो कैसा जीवन जीना? तेन त्यक्तेन भूमि, त्याग पूर्वक, रिस्ट्रेंट ऑन कंजम्पशन, इस प्रकार का सारा जीवन। हमारे यहाँ फक्कड़ संत लोग गाया करते थे, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा जाए। आज एक होड़ लगी हुई है। हमने तो कई जगह कहा कि अरे हमारे यहाँ तो गांव गांव का एक एक आदमी अनपढ़, शिक्षा नहीं ग्रहण किए हुए, वो भी दोहराता है रोज कि पानी बाढ़े नाव में, घर में बाढ़े दाम, दोनों हाथ उलीचियो यही सयानों का। कहा कि यही सयानों का, मूर्खों का काम नहीं है ये।
कि नाव में पानी बढ़ जाए और घर में बढ़ जाए पैसा, तो दोनों हाथ उलीचियो, बाहर करो। यही सयानों काम, ये चतुर लोगों का काम है, मूर्खों का काम नहीं है। तेन त्यक्ते न भूंजिता, त्याग पूर्वक जीवन जियो। और ये सारी दुनिया भोगवाद में लिप्त है। क्या औद्योगिक क्रांति के पहले इस दुनिया के सारे लोग त्रस्त थे, दुखी थे? दुनिया में सुख नामक तत्व का उद्भव औद्योगिक क्रांति के बाद हुआ है। दुनिया के लोगों को, सारे लोगों को विचार करना चाहिए, इस देश के चिंतकों को विचार करना चाहिए कि दुनिया में सुख का जन्म औद्योगिक क्रांति के बाद नहीं हुआ है। और जब इन सब बातों पर हम विचार करेंगे तो आज स्वदेशी जागरण मंच जिस काम को लेकर के आगे बढ़ रहा है मित्रों, हम उस कार्य को यशस्वी कर सकेंगे और अपने महान पुरखों को भी यशस्वी करेंगे और भारतवर्ष को फिर से एक गौरवशाली स्थान दिलाएंगे। इतनी ही प्रार्थना है।